हेलो दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के 35 धमाकेदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एक भी क्वेश्चन मिस करना मतलब नुकसान उठाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो आप सभी बताएंगे कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। आप सभी बताएंगे कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बूर्बो वंश। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। आप सभी बताएंगे कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बोनारी। यानी कि मेजनी का संबंध कार्बोनारी संगठन से था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोधी था। तो आप सभी बताएंगे कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। आप तभी बताएंगे कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि गौरीबाल्डी पेशे से क्या था। आप सभी बताएंगे कि गौरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गौरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। आप सभी बताएंगे कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि जालवेरिन एक संस्था थी। आप सभी को बताना है कि जालवेरिन किसकी संस्था थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों की। जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। आप सभी बताएंगे कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो आप सभी बताएंगे कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 ईस्वी में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। आप सभी बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनान। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। आप तभी बताएंगे कि 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तुर्की। 1829 की एड्रियानोपुल की संधि तुर्की देश के साथ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। आप सभी बताएंगे कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोनरी। मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है।
अगला क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। आप सभी बताएंगे कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1861 ईस्वी में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था 1861 ईस्वी में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था। आप तभी बताएंगे कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ होता था रूस के सम्राट। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। आप सभी बताएंगे कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। आप तभी बताएंगे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ। आप सभी को बताना है कि मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्च 1848 ईस्वी में मेटरनिख का पतन हुआ था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। आप सभी बताएंगे कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बूर्बो वंश। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। आप सभी बताएंगे कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस में। रूस में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। सभी को बताना है कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स एक यूरोपियन समाजवादी नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। आप सभी को बताना है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेडान का युद्ध है। सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि सेडान का युद्ध कब हुआ था। आप सभी बताएंगे कि सेडान का युद्ध कब हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में सेडान का युद्ध हुआ था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। आप सभी बताएंगे कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। आप सभी को बताना है कि वियना सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेटरनिख है। मेटरनिख वियना सम्मेलन का अध्यक्ष थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। आप सभी को बताना है कि मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि सन 1870 में फ्रांस एवं प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। आप सभी बताएंगे कि सन 1870 में फ्रांस एवं प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेडोन का युद्ध है। यानी कि फ्रांस एवं प्रासा के बीच में जो युद्ध हुआ था 1870 में सेडोन में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ। आप सभी को बताना है कि वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ। आप सभी को बताना है कि क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1855। 1855 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। आप सभी बताएंगे कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति से राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। आप सभी बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसे यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनान को। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि वर्साई की संधि कब हुई। आप सभी बताएंगे कि वर्साई की संधि कब हुई। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में वर्साई की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि मेटरनिक युग का पतन कब हुआ था। आप सभी बताएंगे कि मेटरनिक युग का पतन कब हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में मेटरनिक युग का पतन हो गया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि मेटरनिक क्या था। आप सभी बताएंगे कि मेटरनिक क्या था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घोर सामंतवादी था। मेटरनिक एक घोर सामंतवादी था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि बिस्मार्क क्या था। आप सभी बताएंगे कि बिस्मार्क क्या था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज के वीडियो से बस इतना ही। ये थे आज के आपके 35 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के सैंपल पेपर या उससे जुड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।